Hi student, how are you? You are most welcome to VT Academy. Myself MJ sir. Student, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्लास 12 का लेक्चर नंबर 5th है। इस लेक्चर में हम लोग इम्यूनिटी के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि इम्यूनिटी पे ही हमारा डिस्कशन अभी चल रहा है। इससे पहले लेक्चर में आपको इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में बताया गया था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स कितने तरह का होता है। तो पहला पढ़े थे हम लोग एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और सेकंड में पढ़े थे सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी का क्या होता है और एंटीजन क्या होता है और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे लेवल पे डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 4 में। और कितने तरह का एंटीबॉडी होता है और एंटीबॉडी क्या चीज़ का बना हुआ होता है, ये सारा चीज़ मैंने लेक्चर नंबर 4 पे डिस्कस किया है। और मैंने आपको एक कोड भी दिया है याद करने के लिए कि जितने भी तरह का एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी कब निकलेगा और किस पोर्शन में किस तरह का एंटीबॉडी होगा, उसका एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स मीन्स कोड दिया है, उसको याद कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो 4th। इस लेक्चर में हम लोग 5th लेक्चर में बात करेंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ज़्यादा है। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट में डिफेंस किस लेवल का होता है, किस लेवल पे काम करता है हमारा बॉडी, या इम्यूनिटी किस लेवल पे काम करता है, उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। पहला क्या है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सबसे पहले सपोज करते हैं कि एक एंटीजन मीन्स फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर इंटर किया। इंटर करने के बाद वो किस तरह का रिस्पॉन्स दिखाएगा, वो पहला रिस्पॉन्स क्या करेगा, वो हमारा बॉडी मीन्स एंटीबॉडी हमारा क्या करेगा, या हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसे ही बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे ये क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक इन एक्शन। ये नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, ये किसी के लिए टारगेटेड नहीं है, किसी के लिए कंप्लीट बाउंड्री डिफाइन नहीं है कि ये इसके लिए होगा। मीन्स सपोज करते हैं कि एक बैक्टीरिया है सल्मोनेला टाइफाई, सल्मोनेला टाइफाई नाम का बैक्टीरिया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सल्मोनेला टाइफाई के बैक्टीरिया को ही किल करे और उसी से हिफाजत करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीन्स ये समझ में आया हम लोगों को। लेक्चर 3rd में हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का एग्जाम्पल पढ़े थे इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, तो ये बैरियर के फॉर्म में काम करता है। अब बैरियर वो सेल का भी बैरियर हो सकता है, या सेलुलर बैरियर भी हो सकता है, या फिजिकल बैरियर हो सकता है, या फिजियोलॉजिकल बैरियर हो सकता है। ये क्या होता है मैंने आपको बहुत बेहतरीन लेवल पे 3rd लेक्चर में बताया था। अब आते हैं क्या, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। पहला डिफेंस ये हुआ कि सबसे पहले क्या होगा कि कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आना चाहेगा तो वो क्या करेगा, हमारा बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो उसे रोक लेगा। जो बाय बर्थ हमें मिला है मीन्स स्किन हो गया, सलाइवा हो गया, टीयर हो गया, और हमारे बॉडी का एचसीएल हो गया, ये सब क्या करेगा, सेलुलर बैरियर हो गया, ये सब क्या करेगा, हमारे इस एंटीजन जो हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करना चाह रहा है उसे वो रोक देगा, हिफाजत कर देगा। तो सबसे पहला हिफाजत करने वाला उसे बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड में क्या होगा, अगर सपोज करते ये ना रोक पाया तो सेकेंड लेवल पे क्या होगा, तो सेकेंड लेवल पे होगा क्या, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में ये भी नॉन स्पेसिफिक इन एक्शन, ये भी नॉन स्पेसिफिक है, मतलब ये नहीं होगा तभी ये होगा। तो नॉन स्पेसिफिक इन एक्शन मतलब ये टारगेटेड नहीं है, ये भी टारगेटेड नहीं, ये किसी भी चीज को मार सकता है, किसी भी एंटीजन को मार सकता है, किसी भी एंटीजन का बाउंड्री डिफाइन नहीं है, या नेमिंग नहीं है कि इसी एंटीजन के लिए ये वाला होगा, नहीं, ये सभी के लिए होगा। तो ये भी है नॉन स्पेसिफिक इन एक्शन। ये होगा क्या, इट इंक्लूड्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको याद रखना। ये क्या क्या होगा, तो सबसे पहला होगा फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल मतलब क्या होता है, फैगो मीन्स होता है खा जाने वाला, खा जाने वाला मीन्स फूड, और साइटिक मीन्स साइट, सेल, ये खा जाने वाला सेल है, उसे अनवांटेड सब्सटेंस या फिर जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसको खा जाएगा, किल कर देगा। तो पहला क्या है, डस्ट सेल। डस्ट सेल कहाँ पाया जाएगा, तो डस्ट सेल जो होगा वो हमारे लंग्स में पाया जाएगा, इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डस्ट सेल कहाँ होता है, लंग्स के अंदर होता है। जो भी कचरा या फिर जो भी अनवांटेड सब्सटेंस या पोल्यूटेड सब्सटेंस या जो भी कुछ भी पोर्शन गंदगी वगैरह जो हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर गया है उसे वो क्या करेगा, खा जाएगा।
उसे फैगोसाइट कर देगा, मीन्स फैगोसाइटोसिस बोलते हैं खा जाने के प्रोसेस को, वो खा जाएगा। तो डस्ट में लंग्स वाले पोर्शन में जो खाएगा उस सेल को बोलेंगे डस्ट सेल। लंग्स के अंदर भी कचरे को खाने वाला सेल होता है, उसे बोलेंगे डस्ट सेल। एक होता है नेक्स्ट में कफर सेल। कफर सेल क्या होगा? इन लीवर। ये कहाँ पाया जाएगा? लीवर के अंदर पाया जाएगा। अगर लीवर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, लीवर के अंदर मीन्स इससे बचा और लीवर के अंदर चला गया, तो लीवर के अंदर भी खाने वाला सेल है जो क्या करेगा? कफर सेल उसका नाम है, जो लीवर के अंदर जो एंटीजन गया है अनवांटेड सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे वो किल कर देगा, मीन्स खा जाएगा। फिर आते हैं लैंगरहैंस। लैंगरहैंस क्या है? इन एपिडर्मिस। एपी मीन्स होता है अपॉन, अप ऑन। डर्मिस मीन्स होता है डर्म, डर्म मीन्स होता है स्किन। स्किन के ऊपर वाला रीजन जो होता है उसमें जो सेल होगा उसे क्या कहेंगे? लैंगरहैंस। इसे ये खा जाएगा, मीन्स फैगोसाइटोसिस कर देगा। नेक्स्ट में आते हैं तो माइक्रोगिलिया। माइक्रोगिलिया जो होगा वो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलेगा, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्रेन बोलते हैं या सीएनएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो माइक्रोगिलिया याद रखना, माइक्रोगिलिया और मेसेनगिलियल सेल ये दोनों एक ही जैसा दिखता है कभी कभी, मगर याद रखना माइक्रोगिलिया जो होगा वो क्या करेगा? तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रहेगा। जो ब्रेन के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो गया या फॉरेन पार्टिकल सेंटर कर गया तो उसे वो खा जाएगा। मेसेनगिलियल सेल इन किडनी। किडनी के अंदर मेसेनगिलियल सेल होगा, जो किडनी के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स गया उसको खा जाएगा। रेटिकुलर सेल इन स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मैरो एंड थाइमस। लिम्फ नोड क्या होता है? तो लिम्फ नोड का मतलब होता है कि जगह जगह पे एक जंक्शन बना हुआ है हमारे बॉडी का, यहाँ से लिम्फ नोड आता है तरह तरीके से, हर जगह से, यहाँ से मिला फिर यहाँ से आया, हर बॉडी का एक नोड बना हुआ है जिसे बोलते हैं लिम्फ नोड, मीन्स ये जंक्शन का काम करता है। इस बॉडी में क्या होता है? लिम्फ आकर जमा होता है। और लिम्फ क्या होता है? तो लिम्फ जो होता है एक्चुअली में वो टिश्यू फ्लूइड बोला जाता है। और ये लिम्फ एक्चुअली में देखो, लिम्फ को समझना है ना, तो लिम्फ को समझने के लिए आपको मैं थर्ड लेक्चर में भी बताया था कि लिम्फ क्या है, ये टाइप ऑफ लिम्फोसाइट क्या है। सबसे पहले ये समझिए आप, लिम्फोसाइट समझना है तो टाइप ऑफ WBC। ये WBC का टाइप है जिसको बोलते हैं अग्रेनुलोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे WBC में? तो WBC का ये टाइप्स है, WBC का लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट जो होता है ना, लिम्फ क्या होता है? जो उसी का फ्लूइड होगा ना उसे ही बोलेंगे लिम्फोसाइट। मतलब WBC जो होगा ना, ये अपना एक प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद एक सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस निकालेगा जिसे बोलेंगे लिम्फोसाइट। मतलब ये समझिए आप कि लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट होता है, जिस तरीके से ब्लड के अंदर क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होता है, वैसा ही लिम्फोसाइट के अंदर, लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट पाया जाएगा। और ये सब आपस में कहाँ होता है? तो ये सब आपस में आपको मिलेगा ब्लड के अंदर ही मिलेगा। अगर ये ब्लड से अलग हट जाता है तो वो लिम्फ अलग हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। तो टाइप ऑफ WBC है ये। और इसी लिम्फ के अंदर क्या बनता है? तो एंटीबॉडी बनता है, याद रखना। ये एंटीबॉडी कहाँ बनता है? तो इसी लिम्फ के अंदर एंटीबॉडी बनता है, मीन्स लिम्फोसाइट ही डिफरेंशिएट होता है तो एंटीबॉडी को का फॉर्मेशन करता है। मीन्स ये पता चला कि एंटीबॉडी एक्चुअली में कहाँ रहता हो? तो ये प्लाज्मा के अंदर रहता है। प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल जो होता है ना वो क्या होता है? लिम्फोसाइट। तो प्लाज्मा सेल जो होगा ना वो लिम्फोसाइट को कहा जाता है प्लाज्मा सेल। यही प्लाज्मा सेल मीन्स लिम्फोसाइट क्या होगा? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। याद रखना, एंटीबॉडी को कौन बनाता है? तो एंटीबॉडी को लिम्फोसाइट बनाएगा। मीन्स लिम्फोसाइट मीन्स लिम्फ वाला पोर्शन के अंदर जो एक सेल रहता है उसे लिम्फोसाइट बोलते हैं। और ये प्लाज्मा के अंदर स्कैटर्ड होता है, प्लाज्मा के अंदर भी मूव करता हुआ रहता है। जब वो मिक्स होगा तो अगर अलग होगा तो लिम्फ के साथ होगा, मीन्स लिम्फ अलग होता है, प्लाज्मा अलग होता है। मगर ये दोनों एक साथ कंबाइन भी हो जाते हैं और अलग भी हटते हैं। जब ब्लड को पंप करना होता है तो ये सारा कलेक्ट हो जाते हैं ब्लड के अंदर, ब्लड पंप करता है, फिर से वो लिम्फ अलग हो जाएगा, प्लाज्मा सेल मीन्स प्लाज्मा अलग हो जाएगा, ब्लड का प्लाज्मा अलग हो जाएगा। ये जब साथ में रहेगा तो इसी का जो पोर्शन होगा ना वो क्या करेगा? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। और ये सारा चीज कौन फॉर्म कर रहा है? तो ये सारे चीज को फॉर्म कर रहा है
बोन मैरो, मीन्स बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल है ना वही जनरेट कर रहा है ये सारे सेल को, मीन्स वाइट ब्लड सेल हो, रेड ब्लड सेल हो या फिर एंटीबॉडी वाला सेल हो, ये सारे को कौन जनरेट कर रहा है? बोन मैरो जनरेट कर रहा है। तो इसको याद रखना आप। अब आते हैं क्या सेकंड डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में ही आपको दिखेगा क्या? इन्फ्लामेशन एंड फीवर। अगर कोई भी इन्फेक्शन आएगा हमारे बॉडी के अंदर तो वो क्या करेगा? अगर ये सब पोर्शन काम ना कर पाया तो वो थर्ड में, सेकंड में क्या करेगा? इन्फ्लामेशन कर देगा, मीन्स फुला देगा हमारे सेल को। और फूलने के बाद वो एक बाउंड्री डेवलप करता है। फूलने का मतलब क्या हुआ? ये सपोज करते इसके अंदर एंटीजन आ गया तो ये क्या करेगा? ये सारे सेल को फुला देगा कंप्लीट। और फूलने का मतलब ये हुआ कि एक बैरियर बना देगा कि इसके अंदर कोई और दूसरा चीज ना आ सके, या हमारा ये वाला ये जो पोर्शन है ये बाहर ना निकल पाए। बाहर नहीं निकलेगा तो क्या करेगा? हमारे नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, इसलिए ये फुला देता है। फुलाने के बाद ये तुम इसी में पैक रहो, और पैक रहने के बाद क्या होगा कि ये इसी के अंदर एंटीबॉडी वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा, मीन्स आक्रमण शुरू हो जाएगा, इन्वाइटर शुरू हो जाएगा, इसी में लड़ाई चलना शुरू होगा। बैक्टीरिया हार जाएगा और हमारा बॉडी जीत जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा? ये कम होना शुरू हो जाएगा, मीन्स हम लोग एंटीबायोटिक्स को टेक करेंगे, ये कम हो जाएगा, मीन्स फूलना कम हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन भी एक तरह का बहुत बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म हमारे बॉडी के लिए। फीवर होता है तो फीवर क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स गया है उसको क्या करता है? एक अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, और टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद जो पैथोजन होता है उसको किल कर देता है, मार देता है टेम्परेचर को इंक्रीज कर देने के बाद। अब आते हैं हम लोग थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या मिलेगा आपको? स्पेसिफिक इन एक्शन। ये होगा आपको स्पेसिफिक, मतलब टारगेटेड होगा। टारगेटेड होगा तो इट इंक्लूड्स बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट वाला पोर्शन इसमें मिलेगा। मतलब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट आया तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इसमें मिलेगा आपको, मीन्स एंटीबॉडी और सेल इम्यूनिटी वाला सारा चीज मिल जाएगा आपको। तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किस वाले डिफेंस में होगा? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में होगा। और यही क्या करेगा आपको? मेमोरी सेल डेवलप करेगा, मेमोरी डेवलप कर लेगा। अगर पहला बार हुआ तो ठीक है, मेमोरी डेवलप कर लेगा, सेकंड बार नहीं होने देगा, ठीक है ना? तो फर्स्ट बार होगा या सेकंड बार होगा? फर्स्ट बार होगा तो मेमोरी डेवलप करेगा, उसके बाद फिर फर्दर नहीं होने देगा इन्फेक्शन। और सेकंड बार अगर होगा भी ना तो वो हल्का होगा, कम समय के लिए होगा और आसानी से खत्म हो जाएगा। मगर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो होगा ना वो थोड़ा सा समय के लिए होगा, मीन्स ज्यादा समय के लिए होगा, टाइम लेगा, क्योंकि इसको भी समझने के लिए तो समय चाहिए ना। तो इसको समझने के लिए टाइम जो चाहिए, इसलिए हमारा इन्फेक्शन ज्यादा दिन रहता है, इसलिए हम ज्यादा दिन बीमार होते हैं अगर पहला बार बीमार पड़ रहे हैं तो। इस चीज को याद रखना आप। और एक चीज याद रखना स्टूडेंट कि जो भी बच्चे होते हैं ना, बच्चे बहुत बार बार बीमार होते हैं, बहुत बार बार वो डिजीज में आते हैं, इन्फेक्शन में आते हैं। वजह क्या है? इसलिए क्योंकि इन्फेक्शन होगा तभी उसका इम्यूनिटी बनेगा, मीन्स इम्यून सिस्टम जो है वो उसको याद रख लेगा उस इन्फेक्शन को। तो बच्चे में जितने बार तुम परेशान होगे, जितने बार बीमार पड़ोगे, वो आगे तुम्हारे बीमार होने का चांसेस कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो बीमारी हुआ आपको बचपन में उसका मेमोरी बन गया, एक रिस्पॉन्स बन गया, एक रिस्पॉन्स तैयार हो गया इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी। और वो क्या होगा? जब दोबारा फिर होगा ना, दोबारा इन्फेक्शन होगा तो वो क्या होगा? वो मेमोरी बना हुआ है, फौरन से आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनाएगा और जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। अगर बचपन में नहीं हुआ है तो आप जब बड़े हो जाएंगे तो बड़े में आपको अगर होगा तो बड़े में आपका इम्यूनिटी उतना डेवलप नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा परेशानी हो सकता है, ज़्यादा समय लगेगा खत्म होने में। क्योंकि जो हमारा थाइमस सेल होता है ना वो टाइम टू टाइम कम होते चला जाता है, मीन्स इम्यूनिटी बनाने का जो उसके बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का पोर्शन है ना वो कम होने लगता है, इस वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है। तो बच्चे के अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा होता है, बड़े के अंदर इम्यूनिटी कमज़ोर होता है, याद रखिएगा। अब आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब हम लोग पहले पढ़े इम्यूनिटी का दो पार्ट्स, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पढ़ेंगे हम लोग क्या? तो एक्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी आएगा और फिर नेक्स्ट आएगा क्या? पैसिव इम्यूनिटी। दो तरह का इम्यूनिटी आएगा, एक्टिव और पैसिव।
एक्टिव क्या हुआ, तो एक्टिव वर्ड हमें ये दे रहा है कि मेमोरी सेल्स और एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन होस्ट बॉडी व्हेन द होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन। जब हमारा होस्ट सेल जो होगा ना वो एक्सपोज्ड हो जाएगा एंटीजन से, तो क्या होगा, एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में लड़ाई शुरू होगा और एंटीबॉडी बनेगा और मेमोरी सेल बनाएगा। तो मेमोरी सेल जो बनाया वो फर्स्ट बार में बनाता है, फर्स्ट बार में बनाया। इससे ये पता चला कि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल प्रोसेस से आ रहा है, मीन्स कोई इन्फेक्शन के कारण आ रहा है, हम इसके अंदर कुछ कर नहीं रहे, इन्फेक्शन से आ रहा है। तो इन्फेक्शन के जरिए अगर इम्यून सेल तैयार हो जा रहा है, मीन्स मेमोरी सेल तैयार हो जा रहा है और एंटीबॉडीज बन रहा है, तो दैट पोर्शन इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आएंगे तो दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और एक होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा, तो नेचुरल का मतलब हुआ कि बाय नेचर, तो नेचर के जरिए क्या होगा, तो ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स के जरिए नेचुरल इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो इम्यूनिटी कहलाएगा वो होगा एक्टिव, मींस नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। इस कंडीशन में भी मेमोरी सेल बनेगा और एंटीबॉडीज बन जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं क्या, तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। बाबू हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है मेमोरी सेल और एंटीबॉडीज बनाना है, ताकि फर्दर हमें फिर उस बीमारी से प्रॉब्लम ना हो, वो इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर फिर दोबारा ना आ पाए, इसलिए हम लोग डेवलप कर रहे हैं ना, तो इसलिए उसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जब एक्टिव इम्यूनिटी है तो उसके अंदर आर्टिफिशियल प्रोसेस से क्या होगा, तो आर्टिफिशियल से अभी कोविड-19 का वैक्सीनेशन चल रहा है ना, इस कोविड-19 के वैक्सीनेशन में अब जैसे वैक्सीन लेंगे तो वैक्सीन के अंदर इंजेक्टिंग माइक्रोब्स को जानबूझकर डाला जाता है, ताकि वो माइक्रोब्स, वो इनएक्टिव माइक्रोब्स होता है। इंजेक्टिंग लिखा हुआ ना, यहाँ पे लिख लो इनएक्टिवेटेड माइक्रोब्स जो होगा ना ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा, ये इनएक्टिव फॉर्म वाला माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो एंटीजन डेवलप करेगा, मीन्स हमारे बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स तैयार करेगा। मीन्स सपोज करते हैं कोविड-19 का अगर वैक्सीन ले रहे हैं तो कोविड-19 होगा हमें, बट वो इनएक्टिव रहेगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा, डोमिनेंट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जैसे वो कोविड-19 होगा, वो कोविड-19 के जरिए क्या होगा, हमारा बॉडी जो है वो एक एंटीबॉडी बनाएगा और उसके जरिए फिर उसके साथ साथ मेमोरी सेल भी बना देगा, एक तैयार करने वाला एक सेल भी बना देगा, मेमोरी टी सेल बोलते हैं उसको, तो वो बना देगा। और बनाने के बाद क्या होगा कि एंटीबॉडी बन गया, तो अब फिर क्या होगा ना कि अगर सपोज करते हैं नेचुरल कंडीशन से कोविड-19 हो जा रहा है कोरोना वायरस, तो क्या होगा, जो पहले से हमारे बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स बन चुका है वो क्या कर देगा, उस कोविड-19 के कोरोना वायरस को खत्म कर देगा, किल कर देगा। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या है, ये किसी भी डिजीज से या किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ केमिकल्स दिया जाता है हमारे बॉडी के अंदर, जो क्या करता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है, और कुछ भी नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा आर्टिफिशियल कंडीशन में ये एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स ये क्या होगा कि ये मेमोरी सेल बनाएगा और या फिर एंटीबॉडी बनाएगा, दोनों चीज़ बनाएगा, जो फर्दर इससे कभी प्रॉब्लम ना हो, नेचुरल प्रॉब्लम ना हो। तो नेचुरल कंडीशन में हो गया हमारा जो डायरेक्ट हो जा रहा है इन्फेक्शन। सपोज करते हैं क्या कि जिस भी इंसान को अगर कोविड-19 हो गया, तो कोविड-19 हो गया, अगर वो बच गया है तो उसके बॉडी के अंदर मेमोरी सेल और एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो गया, तैयार हो गया, बन गया है वो। उससे क्या होगा कि अगर फिर दोबारा उसके बॉडी के अंदर अब कभी भी कोविड-19 नहीं हो सकता है, मीन्स कोरोना वायरस का आक्रमण हमला नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि उसके बॉडी के अंदर मेमोरी बन गया हुआ है ना, याददाश्त हो गया है, कोविड-19 का टैग लग गया है। अगर दोबारा फिर कोरोना वायरस आएगा, वो क्या करेगा, फटाक फौरन से बहुत तेजी से अपना एंटीबॉडी तैयार करेगा और एंटीबॉडी तैयार करने के बाद उसको पावरफुल से खत्म कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, उसको किल कर देगा, तो फिर दोबारा नहीं हो पाएगा। अगर किसी को नहीं हुआ है तो फिर हम वैक्सीनेशन के जरिए करवाते हैं कोरोना वायरस, और जिसकी वजह से फिर हम लोग मेमोरी सेल और एंटीबॉडी डेवलप करवाते हैं। तो ये हो गया आर्टिफिशियल।
नेक्स्ट में आते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव मतलब क्या हुआ कि रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट बॉडी। मीन्स ये हुआ कि रेडीमेड एंटीबॉडी तैयार करके दिया जाता है। याद रखना प्लीज, वैक्सीन में एंटीजन दिया जाता है, एंटीबॉडी नहीं। प्लीज याद रखना इस चीज को। ये क्या दिया जाता है? एंटीजन दिया जाता है। इस चीज को याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन इज गिवन एज इन द फॉर्म ऑफ एंटीजन। एंटीजन के फॉर्म में वैक्सीनेशन दिया जाता है। मीन्स वैक्सीनेशन जो होता है ये इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग एंटीजन। मीन्स क्या माइक्रोब्स, एंटीजन हुआ ना, माइक्रोब्स दिया जा रहा है। कौन सा माइक्रोब्स? तो यहाँ पे लिखे इनएक्टिवेटेड फॉर्म वाला माइक्रोब्स दिया जाता है। बट पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है? रेडीमेड दिया जा रहा है, बाहर से तैयार किया एंटीबॉडी उसके अंदर डाल दिए। जैसे पहला एग्जांपल आपको दिखाते हैं। पहले आते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर से पहले आप इसको समझ लीजिए, ज्यादा अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या हो रहा था कि जैसे सपोज करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे पैर के अंदर कहीं भी नेल चुभ गया, तो नेल चुभ जाने की वजह से हम लोग क्या करते हैं? टेटनस का एक इंजेक्शन ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं एटीएस, एंटी टेटनस सीरम। ये ले लेते हैं हम लोग। लेने से क्या हो जाता है कि टेटनस मतलब क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया जो होता है ना, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया जो होता है ना, वो क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होने लगता है। और डेवलप होने के बाद हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा, जो इसको बोलते हैं लॉक जॉ। ये बीमारी कर देता है। कौन सा? लॉक जॉ। जॉ मतलब होता है जबड़ा। ये जबड़े को लॉक कर देगा। मतलब किसी भी इंसान को अगर टेटनस हो जा रहा है तो वो क्या करेगा? बोल नहीं पाएगा। लॉक हो गया ना, बोल नहीं पाएगा। वो बोल नहीं पाएगा मतलब सपोज करते कहीं खजाना उसको उसने छुपा कर रखा है, या किसी को पैसा दिए हुआ है, या किसी से पैसा लेना है, नहीं बोल पाएगा। तो बहुत डेंजरस डिजीज है ये इन्फेक्शन है। एक्चुअली में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये। तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इंसान जिंदा तो रहेगा, बोल नहीं पाएगा वो। तो ये एंटी टेटनस सीरम दिया जाता है। इसलिए कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट आप एटीएस ले लीजिए, ताकि आप फ्री हो जाए उस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया से, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो उस एटीएस के अंदर क्या होता है ना कि सपोज करते हैं जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया जो भी केमिकल सिक्रेट करेगा ना, केमिकल्स जो सिक्रेट करेगा, मीन्स उसको बोला जाता है टॉक्सिन। क्या बोला जाता है? ये एक केमिकल सिक्रेट करेगा जिसे बोलेंगे टॉक्सिन, बैक्टीरियल टॉक्सिन। ये पॉइजन होता है जो क्या करेगा? ये सिक्रेट करेगा हमारे बॉडी के अंदर, और वो बॉडी हमारा इससे सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये टॉक्सिन क्या करेगा? टॉक्सिन सिक्रेट करेगा ना, तो हमारा बॉडी उससे बच नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? शॉप में जाएंगे, मीन्स मेडिकल शॉप में, और या डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे कि हमको एटीएस लगा दीजिए, एंटी टेटनस सीरम। मतलब एंटी टेटनस, एंटी मीन्स अगेंस्ट, टेटनस मीन्स टेटनस, और सीरम मतलब होता है प्लाज्मा, मीन्स विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। तो जैसे समझे यहाँ पे, ये क्या है हमारा? प्लाज्मा। इस प्लाज्मा से हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर मतलब क्लॉट होने वाला फैक्टर, जिससे खून जम जाता हो, उसको निकाल देंगे ना। वो 13 या 15 क्लॉटिंग फैक्टर होता है, उसको निकाल देंगे तो हमारा जो बनेगा ना, वो क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। है बात समझ में? तो ये सीरम कहलाएगा। वही सीरम होता है ये एटीएस में। मीन्स वो क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देंगे, नहीं तो फिर क्या होगा? क्लॉट ही कर जाएगा हमारा ब्लड। तो क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाता है ताकि क्लॉट भी ना करे, और सीरम हमारा क्या कर दे? एंटीबॉडी। सीरम क्या होता है? एंटीबॉडी। अरे अभी कोविड-19 जो हुआ था, तो उसमें जिसको कोविड हुआ था उसको क्या बोला जाता था? सीरम थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी बोलते थे ना। वो सीरम क्या था? एंटीबॉडी ना था। सीरम के ही अंदर ना होता है एंटीबॉडी, मीन्स प्लाज्मा के अंदर ही ना होता है एंटीबॉडी। उससे बचने के लिए आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है। फिर आते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। क्या होता है? तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आईजीजी फ्रॉम मदर। आईजीजी बाबू 4th लेक्चर में आपको बताया मैंने कि आईजीजी क्या होता है? प्लासेंटा से आने वाले एंटीबॉडी को बोला जाता है आईजीजी। तो आईजीजी मीन्स प्लासेंटा से जो आ रहा है
वो मदर से कहाँ जाएगा, प्लासेंटा में जाएगा, और प्लासेंटा से कहाँ जाएगा, फीटस में जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, हमारे बॉडी को हिफाजत करेगा। फीटस के अंदर जाएगा तो ये हमारे बॉडी को हिफाजत देगा ना, एंटीबॉडी तो हमारे बॉडी को हिफाजत देता है इन्फेक्शन से। और IgA क्या करेगा, इन क्लोस्ट्रम, क्लोस्ट्रम में होता है मीन्स फर्स्ट मिल्क। क्लोस्ट्रम क्या है, तो ये फर्स्ट मिल्क है। अब वो गाय का हो, काऊ हो, या कोई भी कैटल्स हो, या कोई भी जानवर हो, मैमल्स के अंदर जो सबसे पहला मिल्क निकलता है उसे क्लोस्ट्रम बोलते हैं। मेल के अंदर है मीन्स ह्यूमंस के अंदर है तो वो क्या हो जाएगा, क्लोस्ट्रम। और वो क्लोस्ट्रम के अंदर, वो क्लोस्ट्रम जो होता है ना, वो हाईली इम्यूनिटी होता है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी कंटेंट होता है। हमारे बच्चे को बहुत बीमारी से हिफाजत देता है, बच्चे को बीमारी से लड़ने में मदद करता है। तो वो इन्फेंट तक जाएगा, मीन्स वो पावरफुल बन जाएगा। उस अगर जरा भी इन्फेक्शन होगा तो वो जरे से इन्फेक्शन में उसको कोई भी बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके पास IgA आया है। कहाँ से, मदर्स मिल्क से। ठीक है, तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना प्लीज़। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत शॉर्ट नोट्स में आपको प्रोवाइड किया गया है। आपको मैं बताता हूँ कि जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो शॉर्ट ट्रिक होता है, और शॉर्ट ट्रिक होता है तो आपको 100% समझ में भी आएगा, और आपका पोर्शन कवर भी होगा, और आपके एग्जामिनेशन टाइम में बहुत आसान हो जाएगा आपको क्विक रिवीजन के लिए। क्योंकि बुक तो आपके है, आपके पास है ही पढ़ने के लिए, आप NCERT पढ़ो ना, मगर नोट्स के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और उस लेक्चर में आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऐसे फर्दर आगे हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। तो जब तक के लिए आप हमारे लेक्चर के साथ बने रहे, और जो भी लेक्चर आपने नहीं देखा अभी तक तो उस प्रीवियस लेक्चर को आप पहले देखें और उसका नोट्स प्रॉपर वे में तैयार करें, ताकि आपके एग्जामिनेशन में बहुत आसान हो जाए, और नीट के लिए बहुत आसान हो जाए आपको नीट क्रैक करना। थैंक यू स्टूडेंट।